हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो आज जो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये लेसन हम पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने इसमें दो हिस्सा पढ़ा दिया है। आज हम तीसरे हिस्से पर चल रहे हैं और तीसरा हिस्सा ये है कि हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी समीकरण यानी दोनों समीकरण जो समीकरण युग्म होता है, पेयर होता है, उसको हल करने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि क्या वह संगत है, क्या वह कंसिस्टेंट है, क्या वह इनकंसिस्टेंट है। तो ये बताने के लिए उसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और उसमें ऐसा भी होता है कि कोई वैल्यू नहीं मालूम होती है, तो उस वैल्यू को मालूम करने के लिए भी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे हम आपको बताने जा रहे हैं। और खूब गौर से समझिए। अगर आप ये शुरू में समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आप सवाल भी समझ जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए खूब अच्छे से ध्यान लगाकर समझिए कि यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश लिखा है वो कंसिस्टेंसी लिखा है यानी संगत होना, और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत होना। इस बात पे तय करता है कि देखो, हम लोग पास दो समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ज़्यादा जानकारी लेना हो तो फिर आप इंट्रोडक्शन वाले लेसन में चले जाइए, वहाँ से आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। अगर वो वीडियो देखा है तो ये बहुत आसान होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इनके मानों का यानी इनके वैल्यूज़ का क्या करते हैं कि एक कंपैरिजन कराते हैं, ठीक है। कंपैरिजन नंबर 1 क्या है कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर ना हो, भले ही से ये दोनों बराबर, इससे लेना देना नहीं है। अगर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, हमको सिर्फ ये देखना है, हमको इससे लेना देना नहीं कि बराबर है कि नहीं। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो समीकरण निकाय है वो संगत है यानी कंसिस्टेंट। एक तो बात ये समझ लीजिए कि निकाय क्या है, संगत है, पहली बात, यानी कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है यानी एक एक हल होगा, कोई एक ही मान आएगा। यानी एक हल होने का मतलब ये है कि x और y का कोई एक ही मान आएगा, कोई और मान नहीं आ सकता। इसी से हम ये पता कर सकते हैं यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या चीज़? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक, इंग्लिश में। तो ये आप समझ लीजिए हर हाल में। अच्छा, इस सवाल को लगाने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि संगत है कि नहीं है, यूनिक हल होगा कि नहीं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कोई वैल्यू नहीं मालूम, मान लो के किस मान के लिए इसका मान जो है संगत होगा या एक हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपको सिर्फ जो क्या करना है, a1 बाई a2 को b1 बाई b2 से टैली करा देना है, बस, और कुछ नहीं काम करना। समझ में बात आ गई? चलिए, ये तो हो गया पहला नंबर। अब हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर ये है कि अगर a1 बाई a2 वो b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये भी इसके भी चूंकि मान आएंगे, इसलिए ये भी एक संगत होगा, ठीक है। लेकिन इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अच्छा, इसकी लाइन कैसी होगी? पहले वाले का इसका जो ग्राफ आएगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में बात आ रही है? यानी कि एक हल होगा, तभी तो एक हल होगा। तो ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, जब संगत होगा, अनेक हल होंगे। समझ में बात आ रही है? तो अगर हम ग्राफ देखें तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, मतलब इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे, मेनी सॉल्यूशन या इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में बात आ रही है? तो इसको भी लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा सवाल आएगा
तो हो सकता है कि इसमें ये दे दे कि के का मान ज्ञात करो। तो के का मान ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ता है कि पहले हम इन दोनों को टैली कराएंगे, ठीक है। और अगर इससे के का मान आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इन दोनों का जो है क्या कराएंगे, टैली कराएंगे। मतलब एक कंपेयर कराने मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। और अगर इन दोनों से आ गया, इससे इससे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हो सकता है इसी से के का मान आ जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और अगर इससे आ जाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल में यहाँ पर भी के रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, उस वक्त जो है आप क्या करेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इससे बना लेंगे, और इससे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, और इन दोनों क्या करेंगे, आप हल कर देंगे। समझ में बात आ रही है। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 वो b1/b2 के बराबर हो, ठीक है, उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, समझिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि निकाय जो होगा वो असंगत होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरी बात, कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, यानी देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ पैरेलल आएगा, ठीक है। जब मिलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो लेकिन इसमें अगर ये दे दिया जाए कि x का कोई वैल्यू नहीं मालूम हो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देख लीजिएगा, अगर इसमें दे दिया जाए कि कोई वैल्यू नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे। तो इसमें हम तीन तरीके से, पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बराबर दिखाएंगे, एक नंबर, ठीक है। फिर हम इन दोनों को नॉट इक्वल टू दिखाएंगे, दोनों यानी तीन तीन वैल्यू आएगी, ये बात समझ लीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि इसका इसका जो है क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तीन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, है ना, देयर इज इनफिनिट नंबर ऑफ, सॉरी, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर दे दिया बिकॉज दे आर इनकंसिस्टेंट, है ना, तो उस वक्त जो है आपको तीन, यानी कि इन दोनों का, इन दोनों से एक के की वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों से एक के की वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों से के की वैल्यू आएगी, इससे और इससे, ठीक है। तो चलिए सवाल हम आपको लगवाते हैं, अच्छा खासा सवाल लगवा देते हैं, जिससे आपका जो है ये लेसन बहुत, अब तो वैसे भी अगर इतना जान गए तो समझ जाइए आप सब जान गए। और चलिए वैसे सवाल लगाते हैं ना तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है, ये 3.2 का है कि बताओ कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म, है ना, निरूपित संख्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती या समानांतर है। मतलब क्या हुआ कि यूनिक सोल्यूशन आएगा तो कट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, अभी मैंने बताया, कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब कि आप मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब होता है कि कोई भी हल नहीं होगा, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन वो c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसको कंपेयर कराते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1, ये हो जाएगा हमारे पास b1, ये हो जाएगा हमारे पास c1, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए हमें। हम क्या कराते हैं कि सबसे पहले a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है हमारे पास 4, और c1 की वैल्यू है 8। दूसरे वाले में a2 की वैल्यू है 7, और b2 की वैल्यू है 6, और c2 की वैल्यू है -9। तो चलिए कंपैरिजन कराते हैं। a1/a2 लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 5/7 आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का कराते हैं, ये कटेगा नहीं, छोड़ दें, क्या करें, कटेगा नहीं। दूसरे वाले कराते हैं -b1/b2 यानी 4/6 आ रहा है, इसको काट दीजिए आप, तो -2/3 आ रहा है, क्या आ रहा है, -2/3, ठीक है। और तीसरे वाला का भी करा लेते हैं, तो तीसरे वाला करा लीजिए, c1/c2 करा लीजिए, एक कॉमा लगा दीजिएगा। तो ये कितना आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो c1/c2 कितना आएगा, 8/-9 आएगा, ये कट कर दीजिए, तो 3, 2 चौको 8, और 2, हाँ सॉरी, ये नहीं कटेगा ना, किसी से नहीं कटेगा, सॉरी, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, 8/9। तो ज़रा इसको ज़रा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आ रहा है 5/7, वो इज इक्वल बराबर नहीं है 2/3 के। समझ में बात आ रही है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमको सी से कोई लेना देना नहीं है, सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्या होंगी, देयर इज अ
इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर द टू पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ में बात आ गई, हमको C1 C2 की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसका कंपेयर कराने का कोई मतलब नहीं। पहले ही दोनों करा कर देख लीजिए, अगर ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है। समझ में बात आ रही है? चलिए अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 कॉमा लगा दिया और C2 की वैल्यू है 24। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 9 फिर आप चेक कर लीजिए B बाई B2 इज इक्वल टू 3/6 काटा तो 1/2 आया। फिर आप C1 बाई C2 भी चेक कर लीजिए, जब ये दोनों आप देख रहे हैं बराबर है तो तीसरा वाला भी ज़रूरी है ना। और जब आप चेक करें कि दोनों यही दोनों बराबर नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि A1 बाई A2 जो है वो बराबर है B1 बाई B2 और बराबर है C1 बाई C2 के। हेंस अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस बिकॉज A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 इज इक्वल 1/2 बराबर है ना सब तीनों, देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज is a consistent। ठीक है, is a sorry has a coincidence line। क्या लिखेंगे, has a coincidence line। ठीक है, तो ये coincidence होंगी यानी समपाती होंगी। कैसा युग्म निरूपित रेखा क्या होंगी, समपाती होंगी। समझ में बात आ रही है? अब ऐसा ही आपको क्या करना है, तीसरा वाला चेक कर लेना है। तो तीसरे वाले में भी वही करना है, A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -1, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, -1 और C2 की वैल्यू है 9। तो कंपेयर करा लीजिए, लिख लीजिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू 6/2 यानी 3/1। ठीक है, B1 बाई B2 इज इक्वल टू -3/-1 यानी 3/1, तो ये दोनों बराबर ही दिखाई दे रहा है। C1 बाई C2 इज इक्वल टू 10/9, ये कटेगा ही नहीं। इसका मतलब कि A1 बाई A2 ये बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, इसलिए इसकी जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, हेंस दिस हैज अ कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, हेयर इज इट क्लियर दैट, क्या हेयर इज इट क्लियर दैट A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई A2, सॉरी B इज इक्वल टू B1 बाई A2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, हेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने छोड़ा था वो मैं बता रहा हूँ कि A और B के किन मानों के लिए निम्न के अनेक हल होंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, है ना, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। के की कौन सा मान रखे, तो मैंने शुरू में क्या बताया था, मैंने शुरू में यही बताया था कि अगर इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन दे दे तो आप क्या करें, पहले A1 बाई A2 को B1 बाई B2 से, फिर B1 बाई B2 को C1 बाई C2 से चेक करिए, दो समीकरण बनेगा, दोनों को क्या करिए, हल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 7 को इधर लाते हैं ना, इन सबको इधर लाते हैं क्योंकि C1 हमारा उधर है। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे 2x + 3y - 7 बराबर 0 और इसको लिखेंगे a - bx + a + by और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3a + b - 2 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। आपको ऐसे ही सारे सवाल लगाने होंगे, ऐसे लिखिएगा। आप एक काम करिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, ऐसे बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक को इधर हल करो, एक को इधर हल करो। अब देखो यहाँ पर लिख लो A1 की वैल्यू 2, नहीं सॉरी रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं लाइन मत खींचिएगा, आपकी मर्जी है, चाहे इसके नीचे लिखिए, चाहे चौड़ी कॉपी है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, A1 की वैल्यू 2 और यहाँ पर B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -7, यहाँ पर लिख लीजिए
A2 की वैल्यू है, अब आप देखिए आप चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 की वैल्यू है यहाँ पे A माइनस बी, और B2 की वैल्यू है यहाँ पे A प्लस बी, और C2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अनेक हल होंगे, अनेक मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए यही रूल होता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले A1 बाई A2 को B1 बाई B2 के इन दोनों को बराबर करें, फिर इन दोनों को बराबर करें, और जो समीकरण बने उसको क्या करें, हल कर लें। तो सबसे पहले हम लोग A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं A1 बाई A2 यानी 2 अपॉन A माइनस बी, 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू B1 3 अपॉन A प्लस बी, 3 अपॉन A प्लस बी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना, इसका इसमें कर लीजिए, तो 3A माइनस 3B इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2A इधर जाएगा, दोनों को इधर लेते आइए, तो 3A माइनस 2A फिर माइनस 3B माइनस 2B। अब भाई ये इधर गया तो माइनस हो गया बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया, 2A में से A बचा और माइनस 5B, तो A माइनस 5B की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर हो गई, या A बराबर 5B, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि किसको लेते हैं, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड लेते हैं ना। टेकिंग, देखिए फर्स्ट सेकेंड ले लिया, ये फर्स्ट सेकेंड ले लिया, यहाँ लिख लीजिएगा टेकिंग फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर लिख लीजिए टेकिंग सेकेंड थर्ड। तो सेकेंड थर्ड लेते हैं, यानी कि B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 लेते हैं। तो चलिए B1 बाई B2 यानी 3 अपॉन A प्लस बी, 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू C1 बाई C2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये माइनस ए माइनस कैंसिल, अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7A प्लस 7B इज इक्वल 3 का इसमें हो जाएगा, 3 3 का 9A प्लस 3 का B में हुआ तो 3B माइनस 3 दूना 6। ठीक है, तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन लोग को उधर ले जाते हैं, चाहे इधर लाओ चाहे उधर ले जाओ कोई बात नहीं। 9A में से 7A निकल गया, 9A माइनस 7A ये यही उधर ले जाइए, कोई बात नहीं। प्लस 3B पहले से था, ये उधर चलेगा साहब, तो माइनस 7B हो गया, और यहाँ पर पहले से माइनस 6 मौजूद ही है ना। इन दोनों को हम लोग उधर ले गए, तो माइनस, तो यहाँ कितना बचा, 2A बचा, और यहाँ माइनस 4B बचा, और भाई 7 में 3 या 4, और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो A बराबर 5B लिख सकते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ पर इसी A की वैल्यू 5B यहाँ पर क्या करिए, रख दीजिए, है ना। तो रख दीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये समीकरण नंबर 2 है, तो आप लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू, अरे द वैल्यू लिखने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए पुटिंग A इज इक्वल टू 5B इन इक्वेशन सेकेंड, बस बात खत्म हो गई, रख लीजिए। तो 2 5B, भाई एक यहाँ कितना रखा, 5B रख लिया, माइनस 4B माइनस 6 बराबर 0, तो 5 दूनी 10B माइनस 4B, और ये 6 को उधर कर दो ना, 6 इधर कर दो, 10B में 4B गया कितना, 6B बराबर 6, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब इस B की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, है ना। तो अब क्या करिए, A बराबर 5B, तो A बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5, तो यानी A की वैल्यू हो गई 5, B की वैल्यू हो गई 1। तो देखा आपने सवाल कैसे लगा। अगर मैं आपको फिर बता दूं, अगर कोई सोल्यूशन नहीं, अरे मेनी सोल्यूशन आए, अनेक हल हो, तो आप क्या करना है, पहले फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड लिख लेना है, या लिख लीजिएगा पहले इन दोनों को टैली कराने पर, या बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लीजिएगा तब भी हो जाएगा, फिर ऐसे कर लीजिएगा हो जाएगा, कोई ज़रूरत भी नहीं लिखने की। और चाहे आप तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो लिख लीजिए, और नहीं चाहते हैं तो मत लिखिए। ठीक है,
या लिख भी सकते हैं टेकिंग 1 प्लस 1 इंटू नहीं। चलिए अब आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि के किस मान के लिए निम्न का कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो कोई सोल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं। देयर इज नो सोल्यूशन मतलब पहले तो आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये हो गया, और इसको उधर ले जाइए -1 बराबर 0। ऐसे इसको थोड़ी दूर पर उतार लीजिए, 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई, फिर इसको भी उधर ले जाइए -2k प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। अब इसके नीचे वही लिख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1। a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू है k माइनस 1 और c2 की वैल्यू है -2k प्लस 1, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया आपने। अब हम क्या करें, कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, देयर इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या रूल होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है बताओ, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2। क्लियर, समझ में आ रही है, बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। और मैंने बताया था कि जब नो सोल्यूशन रहे तो आपको तीन, यानी पहले इन दोनों को टैली कराना है, फिर इन दोनों को टैली कराना है, फिर इन दोनों। समझ में बात आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करें, a1/a2 को b1/b2 के बराबर करते हैं। चलिए रख लीजिए, तो कर लेते हैं, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तीनों भी एक साथ लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चलिए तीनों को इकट्ठे लिखते हैं यार, हटाओ। देखो ऐसे भी लगा, मतलब देखो ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे लगाएं। चलिए हम लोग ऐसे लगाते हैं, पहले यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 3/a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, यहाँ पर लिख लिया करिए पहले, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। 1/k माइनस 1, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू लिख लीजिए c1 -1/-2k प्लस 1, ठीक है, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले टैली कराएंगे, ठीक है, तो चलिए करा लीजिए। तो लिखते हैं टेकिंग 1 एंड 2, ये दोनों लेते हैं पहले, तो 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो देखिए 3 1 3k -3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो क्या आया, ये 3 को इधर ले जाओ, 2k को इधर लो, तो 3k माइनस 2k, भाई सब एक प्रजाति वाले इधर एक तरफ हो जाए, तो k की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या लिया, a1/a2 बराबर b1/b2, अब हम लोग लेंगे b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 लेंगे, ठीक है, तो चलिए लेते हैं b1/b2, यानी 1/k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और ये नॉट इज इक्वल टू है इसलिए नॉट इज इक्वल टू रहेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2k प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू k माइनस 1, तो k को इधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, तो 2k माइनस के, ये इधर आया तो माइनस के, ये उधर गया तो -1 पहले से था, ये उधर गया तो ये भी -1, यहाँ क्या बचा के, यानी k नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया टेकिंग 1 2, फिर ये हो गया टेकिंग 2 3, अब हम लोग लेंगे टेकिंग 1 एंड 3, यानी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 क्या है, 3/2k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 1/2k प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6k और प्लस 3 एकम में 3 नॉट इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो अब 2k को इधर ले जाओ, 3 को उधर, तो 6k माइनस 2k नॉट, ये इधर गया तो माइनस हो गया ना, -3 -1, तो 6 में से 2 गया 4k नॉट इज इक्वल टू -4, तो k नॉट इज इक्वल टू -1, ठीक है, भाग दे लीजिए, 4 एकम में 4 -1, तो k नॉट इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक।
तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आप लोग जो है सवाल को आराम से क्या करिएगा, पूरा उतार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑफ द इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। अब देखो इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ही क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ही क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, या फिर असंगत है, निकाय क्या है, असंगत है। तो हिंदी वाले भी समझ लें, कुछ नहीं, बस इतना कह रहा है कि बताओ कि ये असंगत है। तो बस असंगत है तो हमको शो न करना पड़ेगा, असंगत के लिए क्या शो करना पड़ेगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं। पहले सवाल को उतारते हैं, 2x + 7y - 11 = 0। इसको भी उतार लेते हैं, 5x + 35/2y - 25/0। ये हो जाएगा a1x, ये हो जाएगा b1y, ये हो जाएगा +c1। अच्छा, सब में ऐसे ही करना है आपको, सारे सवाल में ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पर b2, आई एम सो सॉरी, c2 = 0। सब में पहले तो आप यही काम करिए, पहले a1 = 2, यार, फिर b1 = 7, फिर c1 = -11। ठीक है, अब बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a2 = 5, b2 = 35/2 और c2 = -25। पहले तो इतना तो आपको हर सवाल में करना। अब इसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत है। असंगत है का मतलब कि कोई हल नहीं होगा, और कोई हल होने का मतलब नहीं है कि आपका मतलब ये है कि a1/b2 भला ही से बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। ये है प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये शर्त है, यानी द कंडीशन इज, आप लिख लेंगे द कंडीशन इज, या फिर शर्त के अनुसार। तो ये हो गया। अब आपको मैंने बताया था ना, अभी पिछला सवाल हल किया है कि इसको 3 बार, तो यहाँ पर हमको k की वैल्यू तो फाइंड करना नहीं है, बस हमको शो करना है। तो बस चेक कर लो, a1/a2 निकालो। a1/a2 कितना है, 2/5 है। अब b1/b2 निकाल लो, कितना है, 7/35/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना हो जाएगा, 7 × 2/35, 7 × 5 = 35, यानी 2/5। कितना आ रहा है, 2/5। तो अब क्या करना है, c1/c2 निकाल लो। तो c1/c2 कितना है, -11/-25, यानी 11/25। हेंस, है ना, ये लिख, हेंस ये लिख, एंड कर लो, एंड, और कहाँ पर एंड, यहाँ पर एंड। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, और हम सवाल को इसी में लगा देते हैं। आप जो है इसके नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 2/5 = 2/5, नॉट = 11/25, और a1/a2 = b1/b2, नॉट = c1/c2। क्लियर दैट, यहाँ पर लिख लो, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसे ही, ज़रूरत भी नहीं है, बस हो गया। शर्त के अनुसार या प्रश्न अनुसार बराबर नहीं है, शर्त यही बताती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 बराबर नहीं है। अतः हिंदी में लिख लीजिएगा, आप ये इसको मत लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा अतः निकाय असंगत है, अतः निकाय असंगत है। ठीक है, असंगत है, बात खत्म। इट इज क्लियर दैट the pair of linear equations are inconsistent, या the following system of equation is inconsistent। ठीक है, यही, इसी को आप आंसर बना दीजिएगा, यही चीज। ठीक है, समझ में बात आ रही है, बहुत आसान है। k की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तब आपको हल करना रहेगा ना, यहाँ वैल्यू फाइंड नहीं है, यहाँ तो मालूम है, इसलिए आपको मालूम, वहां पर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात करो, है ना, जबकि जो पूरा सिस्टम है यानी निकाय है, वो एक यूनिक सोल्यूशन देगा। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब एक हल होगा, और इसका आप जानते हैं ना, एक हल होने का मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बस हमें यही चेक कर लेना, काम खत्म। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन में x - ky - 2 = 0,
और 3x प्लस 2y, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिख ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लो a1 की वैल्यू कुछ नहीं है ना, k x के पहले तो 1, b1 की वैल्यू माइनस k, ठीक है, c1 की वैल्यू -2, साफ साफ लिखते हैं a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -k, c1 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर भी लिख लो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 5। तो बस हमको क्या करना है, हमको दिखाना है, इंग्लिश में लिखना फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, हिंदी में लिख लेना एक हल के लिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है, तो a1 बाई a2 रख लो, 1/3 नॉट इज इक्वल टू -k/2 बाई b1 बाई b2। तो ऐसे मल्टीप्लाई, हाँ यूनिक है ना, हाँ ठीक, तो 2 का इधर 3 का इधर, तो 2 का बस इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -k नॉट इज इक्वल टू 2/3, यानी k नॉट इज इक्वल टू -2/3, खत्म आंसर, ठीक है। यानी k के -2/3 अगर मान नहीं आएगा तो समझ जाओ कि ये इसका एक मान आ जाएगा, समझ बात आ रही है। अगर ये बराबर होगा तब थोड़ी ना, ठीक है, तो जो जो यहाँ पर निशान रहेगा वही आपको निशान रहने देना है, बस हो गया। k का मान अगर -2/3 होगा तो आपका ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका एक हल हो जाएगा, समझ बात आ रही है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है, वही सवाल है दोबारा से, बस यहाँ पर लिखा है कि k के किस मान के लिए इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन, यानी इसको दो तरीके से पूछा सकता है कि k के किस मान के लिए निकाय असंगत है, इन मेनी सोल्यूशन है ना, निकाय संगत है, ठीक है, या अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, मेन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंग्लिश में कह सकता है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ऐसा हो जाएगा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है, यानी मेनी सॉल्यूशन है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, आप चेक कर लीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सवाल को हमको वैसे ही लगाना है जैसे हम लगा रहे थे। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम बस वही करेंगे k1 माइनस एक्स और प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, थोड़ा और दूर बढ़ा के लिख लेते हैं k1 प्लस एक्स प्लस 6y, और ये उधर चला जाएगा तो -k माइनस 1 बराबर 0। बस यहाँ पर लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देख रहे हैं ना, सब में एक ही तरह से काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही लिख रहे हैं आप। a1 की वैल्यू हो गई k माइनस 1, b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो गई -7। यहाँ पर भी लिख लीजिए a2 की वैल्यू हो गई k प्लस 1, b2 की वैल्यू हो गई 6 और c2 की वैल्यू हो गई आपके, c2 की वैल्यू हो गई -5k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा अनंत हल मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, मेनी सोल्यूशन को लगाने के लिए मैंने बताया था ना आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले आप क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताइए, फिर लेंगे b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, इन दोनों में से जो समीकरण बने तो उसको हल कर देना। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है k माइनस 1 अपॉन a2 k प्लस 1 बराबर b1 बाई b2 3/6, 3/6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6k माइनस 6 बराबर 3k प्लस 3। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, यहाँ तो ऐसे ही मान आ जा रहा, तो इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन लगा लीजिएगा, अच्छा है देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 6k और -3k, ये 6 इधर आ गए साहब, है ना, तो क्या हो गया बताइए, 6 में से 3k गया, 3k बराबर 6 3 9, 3 से भाग दे दीजिए तो k बराबर 3, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे b1 बाई b2 क्या है हमारे पास 3/6 है, तो 3/6 इज इक्वल टू c1 क्या है -7
अपान माइनस 5k माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 बचे 15k, 3 एकम में 3 इक्वल टू 7 छके 42, ये 3 इधर कर दो तो 15k बराबर 42 प्लस 3, तो k बराबर 45/15 यानी 3। तो देखा, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस आधे को लगाने की। ये आपके ऊपर तय करता है कि हो सकता है कि इसमें भी k का मान पूरा ना आवे, इसमें भी ना आवे, तब आप दोनों को क्या करेंगे, तब दोनों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, एक से भी काम चल जाएगा और आप चाहें तो दोनों लगा दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा। समझ में बात आ रही है? वैसे दोनों ही लगा देंगे तो बेहतर होगा, यानी इसको भी और इसको भी। ठीक, अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा हैज़ नो सोल्यूशन। अभी मैंने पहले बताया था नहीं आने पर, जब दिया जाए नहीं सोल्यूशन है, तो आप जानते हैं ना क्या मतलब होता है, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो। अब इंग्लिश में समझ लीजिए आप कि इनकंसिस्टेंट भी दे सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और हिंदी में भी दे सकता है के किस मान के लिए ये निकाय असंगत है। तो बस आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, घिसा पीटा वही काम जो मैं अभी पिछले सारे सवाल में करता आ रहा हूँ, वही है ना। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि सवाल को कैसे लगाना है, बस वही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है, x के यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -3 है, यहाँ पर लिख लो a2 की वैल्यू क्या है, ऐसे कर लो, a2 की वैल्यू है k-1, b2 की वैल्यू है k+1 और c2 की वैल्यू है -k+2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमको कोई हल नहीं होगा, है ना, जब कोई हल नहीं होगा यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, a1/a2 लिखो, 1/k-1 इज इक्वल टू b1/b2 लिखो। पहले हम लोग a1/a2 और अब b1/b2 लेंगे। वैसे अभी आप क्या करें, इस सवाल के लिए तीनों लिख लें, मैंने जैसे बताया था ना वैसे ही कर लीजिए। b1/b2 क्या है, 2/k+1, 2/k+1 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 क्या है, -3 है, -3/-k+2। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करें, पहले ले लें फिर इन दोनों को ले लें। ठीक है, तो चलिए लेते हैं सवाल में, पहले हम क्या ले लें, 1/k-1 इज इक्वल टू 2k+1, तो 2 का गुणा कर दो, 2k-2 बराबर k+1। ठीक है, के 2 उधर चला गया, के इधर आ गया, तो 2k-k बराबर 1+2, तो k बराबर 3, तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कर लें, यहाँ पर लिख लीजिएगा एंड, अब लिख लीजिए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो चेक कर लो b1/b2 क्या है, 2/k+1 है, नॉट इज इक्वल टू 3/k+2 है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3k+3, 2 का गुणा किया तो 2k+4, तो इधर कर दो, 3 को उधर कर दो, तो 3k माइनस, अच्छा ये नॉट इक्वल टू रहेगा, 3k-2k नॉट इक्वल टू 4-3, यानी k नॉट इक्वल टू, 3 में 2 गया 1 के बचा, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 भी आ गई, k की वैल्यू 3 भी आ गई। अब हमको क्या करना है, एक और भी लगाना है ना, 3 मान। ठीक है, अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, अब लिख लो एंड करके, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, a1 क्या है, 1/k-1 नॉट इज इक्वल टू 3/k+2। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3k-3 इज इक्वल टू k+2। ठीक है,
तो 3 के ये के इधर से ले जाइए माइनस के, इस 3 को उधर ले जाइए प्लस 3, यानी कि 2 के की वैल्यू आ गई 5। अच्छा ये नॉट इक्वल टू है तो ये नॉट इक्वल टू रहेगा, तो के नॉट इक्वल टू 2 की यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी बच्चों। बस ये आपका आंसर आ गया। तो के का 3 मान आएगा, एक मान आएगा 3, एक मान आएगा नॉट इक्वल टू 1, एक मान आएगा नॉट इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पर दिया है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ए और बी के किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे, और इसमें का सवाल मैंने अभी आपको लगाया है। ठीक है, दिखाता हूँ। देखो बच्चों ये सवाल लगा है ना कि ए और बी के किन मानों के लिए इसके अनेक हल होंगे, देख रहे हैं ना। तो बस यही सवाल है, जैसे ये हल किया गया है कि a1/a2 को b1/b2 के बराबर दिखा दिया गया, फिर b1/b2 c1/c2 के बराबर दिखा दिया गया, और दिखाने के बाद क्या आया है हमारे पास, ए का यहाँ पर वैल्यू आएगी, है ना, और इस यानी यहाँ एक समीकरण बना, और एक समीकरण कहाँ बना, ये वाला बना। ठीक है, और इस समीकरण का मान इस समीकरण में रखने पर एक मान आया, फिर जो मान आया उसको पहले वाले समीकरण में रख दिया, यहाँ पर दूसरा मान आ गया, है ना। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल जैसे लगा है वैसे ही वो सवाल भी लगेगा, समझ में बात आ गई। तो जैसे वो सवाल लगा है वैसे ही ये भी सवाल लगेगा। मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, 2x - 3y - 7 बराबर 0, और a + b x - a + b - 3y - 4a + b बराबर 0। तो ये हो जाएगा a1x a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये हो जाएगा a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -7। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा a2 की वैल्यू a + b, b2 की वैल्यू -a + b - 3 और c2 की वैल्यू -4a + b। तो करना क्या होगा, सबसे पहले a1/a2 इन्फिनिट है ना, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिख लीजिए a1 2/a2 a + b इक्वल टू b1/b1 क्या है हमारे पास -3/b2 क्या है ये -a + b - 3 इक्वल टू c1 क्या है हमारे पास -7 ये क्या है -4a + b। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो पहले आप ये दोनों बराबर कर लीजिए, फिर इन दोनों को बराबर कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए और हल कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये खुद हल कर लेना आप लोग, और ये होमवर्क है, इस होमवर्क को पूरा कर जाना। ठीक है, और सवाल को जो है खूब अच्छे से मन से लगाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और कमेंट भी लिखते रहिए कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वैसे सवाल में कोई बहुत दम नहीं है, और लगाने का तरीका क्या होता है देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है कि पहले ऐसे लिख लेना है, ठीक है, और बीच में चाहे तो ऐसे लकीर खींच लें, और नहीं तो एक के नीचे एक लिखते चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चौड़ी कापी हो तो आधे पर ऐसे भी लगा सकता है। ठीक है, और ऐसे लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद ये यहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए लिख रहे हैं। फिर ये सवाल ऐसे लगाइएगा और नीचे लगाते चले जाइएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद पहले लिख लेना a1/a2 = b1/b2, फिर सवाल लगा के फिर उसके नीचे b1/b2 = c1/c2 सवाल लगा लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी इसको हल किया हुआ है, लीजिए, और मैंने सब बता ही दिया है कैसे हल करना है। ठीक है ना, देखिए वही किया मैंने, यहाँ पर लिख लिया है, इतना लगा दिया है, यहाँ पर ये ऐसे लिख के, अब ये ऐसे लिख लिया है, तो चूंकि हमने लिखा है तो इसको हमने यहाँ पर, अब इस चूंकि यहाँ जगह थी इसलिए मैंने लगा दिया है, वरना आप जो है इसके नीचे, यानी इसको इसके नीचे, फिर इसको इसके नीचे, फिर इसको लास्ट में। ठीक है, बस समझ में आ रही है। चूंकि हमको पढ़ाना है ना, तो हमको इतने पर ज़्यादा जगह नहीं होती है मेरे पास, इसीलिए। अब स्कूल होता है, ब्लैक बोर्ड होता है तो कहते उतार लो,
है ना, कॉपी कर लो, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर मैंने वही किया है, समझ बात आ रही है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही किया है, और यहाँ पर भी वही है, ये ऐसे कर लिया, और इस सवाल को के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हर सवाल को एक ही तरीके से लगाना है, और बस ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।